हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज के सेशन में हमें पढ़ना है राष्ट्रपति, यानी इनके आर्टिकल्स पढ़ने हैं और राष्ट्रपति किस तरह से चुने जाते हैं, इनकी योग्यता क्या होती है, ठीक है, इनके कार्य क्या होते हैं, ठीक है, इनको वीटो पावर मिला वो क्या होता है, सारी चीज़ें हम आपको पढ़ के या इसके बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे और बड़ी जल्दी जल्दी में बताएंगे ताकि आपको रिविजन भी हो जाए। ठीक है, देखिए हम आपको बता दें कि भारतीय संघ की कार्यपालिका, ठीक है, भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। इसे कहा जाता है अनुच्छेद 53 के तहत। ठीक है, देखिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको, पहले मैं बता दूं आपको। अगर मैं बात करूं तो अगर बात करें तो अनुच्छेद 52 की बात करें, अनुच्छेद 52 की बात करें तो अनुच्छेद 52 कहता है या आर्टिकल 52 कहता है कि राष्ट्रपति का जो पद है वो आर्टिकल 52 के तहत आता है। ठीक है, अब क्या होता है, राष्ट्रपति जो होता है वो संघीय व्यवस्था को क्या करता है, राष्ट्रपति जो होता है वो संघीय व्यवस्था को अपनाया गया, ठीक है, संघीय व्यवस्था को अपनाता है। राष्ट्रपति जो है वो देश का संवैधानिक, ठीक है, प्रधान होता है। कौन होता है? तो संवैधानिक प्रधान होता है। ठीक है, राष्ट्रपति ठीक है, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, ठीक है, संवैधानिक प्रधान होता है। ठीक है, और आप भी जानते हैं कि अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि ये संघीय व्यवस्था द्वारा अपनाया गया है। ठीक है, कह रहा है कि संघीय व्यवस्था या कह सकते हैं संसदीय व्यवस्था द्वारा अपनाया गया है। ठीक है, जैसे ब्रिटेन में हो रहा है। ठीक है, ब्रिटेन से ही ये सारी चीज़ें ली गई हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका है। ठीक है, नाम मात्र का, ये जो राष्ट्रपति है ये राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति नाम मात्र का, ठीक है, नाम मात्र का, ठीक है, नाम मात्र का कार्यपालिका है। ठीक है, नाम मात्र का कार्यपालिका है। ठीक है, एक्चुअली कौन करता है, अगर हम बात करें तो वो संभालने वाला या इसको मतलब इसका जो पूरा मंत्रिमंडल है। और क्या करें कि वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो वास्तविक रूप से कार्यपालिका का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है और उसका मंत्रिमंडल होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री व कौन होता है, तो कौन होता है? उसका मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल होता है। ठीक है, मंत्रिमंडल उसका क्या होता है। तो आपको मैं बता दूं कि मैं कह रहा हूं कि अनुच्छेद यानी 52 यानी आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद निहित है। ठीक है, राष्ट्रपति का पद निहित है। 53 कहता है, सुनिएगा ध्यान से, 53 कहता है इनके कार्य और इनकी शक्तियों के बारे में बात करता है। ठीक है, इनके कार्य के बारे में बात करता है, इनकी शक्तियों के बारे में बात करता है। ये किस में आता है? तो 53 में आता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। वो किसके अनुसार होता है? तो अनुच्छेद 52 के जरिए होता है। मैंने आपको बता दिया कि राष्ट्रपति का जो पद है वो अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति का पद जो है वो अनुच्छेद 52 में है और ये कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। जबकि इसके विपरीत देखा जाए तो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है और उसका मंत्रिमंडल होता है। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं आई? इतना पहले समझ लीजिएगा, फिर आगे की तरफ चलते हैं। देखिए अब समझिएगा, ये हो गया 52। अब देखिए अनुच्छेद 53 की बात करें, अनुच्छेद 53 की बात करें। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 53 कहता है कि भारतीय संघ के, ठीक है, भारतीय संघ की कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। इसके बारे में अभी डिटेल से पढ़ाएंगे, लेकिन पहले समझिएगा, पहले जितना मैं बता रहा हूँ उतना समझिए। भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, राष्ट्रपति में निहित होती है। भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ये क्या है? अनुच्छेद 53 है। ये क्या है? अनुच्छेद 53 के अंतर्गत देखा गया है। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत देखा गया है। अब देखिए, अब 53 हो गया, अब हम चलते हैं 54 की तरफ। ठीक है, 54 के, अभी इसके मत घबराइए, 53 में आपको डिटेल से बताऊंगा सारी चीजें, कार्य और शक्ति जो होंगे इनका मैं बताऊंगा, आप घबराइएगा नहीं। पहले आप जो चीजें हैं जैसे धीरे धीरे है ना सारी चीजें चलनी, उस तरह से चलने दीजिए। ये 53 हो गया। अब आइए देखिए, हमने 52 पढ़ा राष्ट्रपति का पद, 53 पढ़ा कार्य एवं उनकी शक्ति जो है किस तरह से निहित है कार्यपालिका में, वो पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 54, अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद
54 के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 54 यानी आर्टिकल 54 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है, तो निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल क्या होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, राष्ट्रपति के निर्वाचन, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल, ठीक है। इसको मैं डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, आपको समझिएगा पहले, ठीक है। राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल। इसकी बात कर लेते हैं कि ये चीज़ होता क्या है। अब निर्वाचन मंडल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, बहुत अच्छे से बड़े आसान शब्दों में मैं बताऊंगा, आप उसको एकदम लर्न कर ले जाएंगे। देखिए पहला सुनिएगा ध्यान से, लोक सभा के सदस्य। पहला मैंने क्या लिखा, लोकसभा के सदस्य, ठीक है, लोकसभा के सदस्य। अभी मैं सब डिटेल करूंगा, ठीक है। देखिए लोकसभा के सदस्य, पहला याद रखिएगा, राज्यसभा के सदस्य। अभी मैं बताऊंगा, ठीक है, समझिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, राज्य के विधानसभा के सदस्य, राज्य के विधानसभा के सदस्य, ठीक है, राज्य के विधानसभा के सदस्य। फिर उसके बाद दिल्ली व पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य, ठीक है। ये आराम से देखिए, इसको देख लीजिए, इसको देखिए, हम नीचे हो जा रहा है ना, चलिए ठीक है। अब अगली बार से मैं दिखला देता हूँ, मैं आपको सुना देता हूँ, समझ जाइएगा। आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, ठीक है, उसके बाद कह रहा हूँ राज्य के विधानसभा के सदस्य, और दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य, ठीक है। उसमें थोड़ा दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, अब ऊपर लिखूंगा, लेकिन इतनी चीज़ें हो गई। अब समझिए, अभी मैं एक पॉइंट आपको जोड़ने जा रहा हूँ, ठीक है, आप समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ऐसे मत लीजिएगा। ये जितने लोग इसमें हैं, इसमें एक शब्द जोड़ लीजिए, निर्वाचित सदस्य, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, निर्वाचित सदस्य, ठीक है। यानी आपको मैं बता दूं कि जो राष्ट्रपति को ये लोग चुनेंगे ना, उसमें भी जो निर्वाचित सदस्य रहेंगे वही चुनेंगे, और कोई नहीं चुन सकता है, ठीक है, क्योंकि जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या काफी ज्यादा है, ठीक है। तो अगर हम उनको कंपेयर करेंगे, वो बहुत बड़ी चीज़ है, उसको मतलब चीज़ें क्या है कि आपको इतने लेवल का आएगा नहीं, इसलिए मैं उस पर बात नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन जितना आएगा उस पर मैं बात कर ले रहा हूँ। उसको ये ध्यान रखिएगा कि इस तरह से चुना जाता है। तो आपको पहले क्या करना है, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, पुडुचेरी और दिल्ली के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए भाई, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इसमें चीज़ें गड़बड़, ठीक है। अब देखिएगा, ये चीज़ हो गया। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, अभी हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। समझिएगा इसके आगे क्या कह रहा हूं। कुछ चीज़ें मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसको भूलना भी नहीं है, ठीक है, नहीं तो वो चीज़ें गड़बड़ करेंगे। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए जो निर्वाचक मंडल है, उसके 50 सदस्य प्रस्तावक होंगे और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। देखिए अब मैं बता देता हूँ, अगर मैं राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बात करूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें योग्यता में आती हैं, ठीक है, लेकिन अगर यही एक पॉइंट जो होता है, क्या करता है, पूरे मतलब कि दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि दुनिया भर के भरमार लग जाएंगे वहाँ राष्ट्रपति बनने के लिए, लेकिन यही जो एक लाइन है, ये लाइन पूरा क्या कर देता है, अलग कर देता है सभी लोगों को, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, राष्ट्रपति के उम्मीदवार पद के लिए, राष्ट्रपति के उम्मीदवार पद के लिए, ठीक है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार पद के लिए निर्वाचन
मंडल के 50 सदस्य, ठीक है, निर्वाचन मंडल के 50 सदस्य तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं, तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं, ठीक है, अनुमोदक होते हैं। फिर सुनिए, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के 50 सदस्य और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं, ठीक है। यानी जो भी राष्ट्रपति के पद के लिए, ठीक है, चीज़ें मतलब कि वहाँ पर ज्ञापन देगा या उम्मीदवार के लिए खड़ा होगा, उसके पास 50 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो क्या होने चाहिए, निर्वाचन मंडल के उसके पक्ष में होने चाहिए, और 50 सदस्य क्या होने चाहिए, अनुमोदक होने चाहिए, ठीक है। तभी वो राष्ट्रपति के पद के लिए नामांकन कर सकता है, पहली चीज़। इसके साथ याद रखिएगा, आपको 15,000 रुपये क्या करना होगा, जमा करना होगा, किसके लिए, तो आप जब ये पर्चा भरेंगे या ये चीज़ इसके लिए जो जब आप क्या करेंगे, नामांकन करेंगे, तो 50,000 आपको क्या, अरे 15,000 क्या होगा, आपको पैसा देना पड़ेगा। ये आरबीआई के पास रहेगा या तो क्या रहेगा, जो आपका सरकारी जो कोष है उसमें रहेगा, ठीक है, सेव रहेगा। और याद रखिएगा, किसी भी, चाहे वो छोटी सी प्रधानी की चुनाव हो, चाहे जो भी हो, जितनी भी राशि जमा की जाती है उसका अगर आपको 1/6 मत नहीं मिला, 1/6वां भाग का मत नहीं मिला, तो आपको याद रखिएगा जितना भी पैसा आपने दिया वो जब्त हो जाएगा, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी इलेक्शन में खड़े हैं, अगर पूरे मत का 1/6 भाग आपको नहीं मिल रहा है, तो आप क्या हो जाएंगे, आपकी जमानत राशि रद्द हो जाएगी या आपकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। ये जो 15,000 भरते हैं ना राष्ट्रपति, ठीक है, जमानत राशि जो है वो 15,000 भरते हैं ना, अगर उनको 1/6 मत नहीं मिला, पूरे मत का 1/6 भाग नहीं मिला, तो समझ लीजिए उनकी जमानत राशि क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, हमारे यहाँ अगर मैं बात करूँ ब्रिटेन में, ठीक है, ब्रिटेन में बात करूँ तो ब्रिटेन में कम से कम 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रपति आप चाहे जितनी बार बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके आसपास योग्यता है, आपको वो लोग चुन रहे हैं, तो आप चाहे जितनी बार क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ। तो भारत में आप राष्ट्रपति 65 वर्ष की आयु में, जब तक आपके पास लोग आपको जिता रहे हैं, आपको लोग समर्थन दे रहे हैं, आप राष्ट्रपति बनिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक चीज़ ये निकल कर आ गई। दूसरी चीज़ देखिएगा यहाँ पर, अब आप उसको समझिएगा, चीज़ें मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो राष्ट्रपति को चुनने का तरीका है, ठीक है, राष्ट्रपति को चुनने का तरीका है, वो भी अभी आगे मैं बता देता हूँ। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कौन सा आर्टिकल पढ़े हैं, कौन सा आर्टिकल पढ़े हैं, आर्टिकल 54 पढ़े हैं। अब आर्टिकल 55 सुनिएगा, ठीक है, अनुच्छेद 55 यानी आर्टिकल 55 सुनिएगा। 55 में क्या कहता है, मैं आपको एकदम इसमें डिटेल से समझाऊंगा, आपको बस समझने की जरूरत है, समझिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कह रहा हूँ, देखिए होता क्या है, चीज़ें लोग पढ़ते हैं, रटा ज्ञान दे देते हैं, नहीं, रटना नहीं है आपको, बस जैसे मैंने बताया है ना, उस तरह से आप सीखेंगे तो सीख जाएंगे, ठीक है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, ठीक है, का निर्वाचन, ठीक है, समानुपातिक, देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक, ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है, प्रतिनिधित्व प्रणाली, राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं या और एकल संक्रमणी, ठीक है, एकल संक्रमणी मत पद्धति से होता है, ठीक है, मत पद्धति से होता है, ठीक है। फिर से सुनिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणी मत पद्धति से होता है, ठीक है, मत पद्धति से होता है या मत पद्धति के द्वारा होता है। अब समझिएगा, देखिए अगर मैं समझाऊं आपको, मैंने बोला कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये जरा बताइए लोकसभा में कितने होते हैं, 533 लगभग होते हैं,
राज्यसभा में 233 के लगभग होते हैं, ठीक है। अगर हम विधानसभा, राज्य की विधानसभा की बात करें तो उसमें कितने सारे निर्वाचित सदस्य होंगे या जो विधायक होंगे, ठीक है, जो भी वहाँ पर नेता होंगे तो वो कितने होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, लगभग 4120 के लगभग पहुँचेंगे। तो बताइए ये कैसे बैलेंस होगा, बैलेंस तो नहीं हो पाएगा। इसी वजह से उनको क्या किया जाता है कि उनके मतों को कुछ इस तरह से बैलेंस किया जाता है कि उनका राज्यसभा लोकसभा का और राज्य की विधानसभाओं का जो मत होता है वो किसी तरह से बैलेंस कर जाता है। उसी में दिल्ली और पुडुचेरी भी है, यानी उनके मतों को इस तरह से मतलब किया जाता है कि राज्यसभा और लोकसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं उनको, और जो विधानसभा के सदस्य हैं उनको, उनके मतों को इस तरह से बैलेंस कर दिया जाता है कि वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व का क्या करें, प्रणाली को लागू करें या अनुपालन करें, ठीक है। इस तरह से इसमें किया गया है और इसमें कुछ है नहीं आपको परेशान होने, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसमें ज़्यादा घुसेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होना है, ठीक है। आप बस उतना समझिए कि जिससे ये क्या कर सके, हम इसको मतलब इसको हम कर सके कि हमें पता है कि आर्टिकल 55 में ये कहा गया है कि निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणी मत पद्धति का यूज किया गया है। किस में किया गया है, तो हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में किया गया, ठीक है। अब आइए आर्टिकल 56 में आइए, आर्टिकल 56 क्या कहता है, ठीक है। आर्टिकल 56 क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 56 कहता है पद अवधि या पदावधि, क्या कहता है, पदावधि, ठीक है। आर्टिकल 56 क्या कहता है, पदावधि। देखिए जैसे जैसे इसमें पढ़ाया गया मैं वैसे वैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, जैसे जैसे इसमें दिया हुआ है उस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ कि किस तरह से करना है इसको। अब सुनिएगा, पदावधि यानी 56 में क्या दिया हुआ है, पदावधि। देखिए पहले में क्या दिया था, 52 में राष्ट्रपति का पद दिया हुआ था, 53 में क्या है, कार्य एवं शक्ति है, फिर 54 में क्या है, निर्वाचन मंडल है, फिर उसके बाद 55 में क्या है, तो आपको मैंने बता दिया कि किस तरह से इनको चुनना है, या इसको कह सकते हैं निर्वाचन की नीति या सॉरी रीति जो होता है उसको कहते हैं। अब आना है 56 में पढ़ना है पदावधि, कितना पद की कितनी अवधि होती है, राष्ट्रपति के पद की अवधि क्या होती है, जरा बताइए मुझे, राष्ट्रपति के पद की अवधि क्या होती है। तो राष्ट्रपति के पद की अवधि क्या होती है, 5 साल होती है। राष्ट्रपति के पद की अवधि क्या होती है, 5 साल होती है, ठीक है। आप समझ रहे हैं इस चीज को, तो 5 साल होती है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि राष्ट्रपति के पद की अवधि 5 साल होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति का जो पद की अवधि, या कहा जाए कि राष्ट्रपति का जो पद होता है 5 साल, कब से शुरू हो जाता है, गिनना शुरू कब कर देते हैं, कब से उनका चीज़ें शुरू हो जाती हैं। हम कह रहे हैं कि जब राष्ट्रपति जीत जाते हैं, जैसे ही रिजल्ट आता है वहाँ से शुरू हो जाता है, या हम कह रहे हैं कि राष्ट्रपति का नामांकन जिस दिन से हुआ तो वहाँ से हो जाता है, या हम कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जिस दिन शपथ लेंगे उसके दूसरे दिन, या जिस दिन ले रहे हैं उस दिन से। तो इन सब चीज़ों को भी समझना बहुत जरूरी है कि राष्ट्रपति का पद का कब कब शुरुआत होता है, ठीक है। इसकी बात कर लें तो राष्ट्रपति जिस दिन शपथ लेंगे, ठीक है, राष्ट्रपति जिस दिन शपथ लेंगे उस दिन से उनके 5 वर्ष की क्या हो जाएगी, अवधि शुरू हो जाएगी। मैंने क्या कहा कि राष्ट्रपति जिस दिन से शपथ ग्रहण करते हैं उस दिन से राष्ट्रपति के 5 वर्ष की अवधि शुरू हो जाती है। 5 वर्ष की अवधि शुरू हो जाती है। इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि लोग पूछते भी हैं। आप अब सुनिएगा, आगे कुछ सुनिएगा, देखिए सुनिए, मैंने क्या कहा कि जिस दिन से शपथ ग्रहण करते हैं उस दिन से पद की अवधि शुरू हो जाती है। एक चीज और सुनिएगा, राष्ट्रपति जिस दिन से मतलब पद को ग्रहण करते हैं और तब तक बने रहते हैं जब तक कि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है, यानी उनके जगह पर कोई नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता है, तब तक वो बने रहते हैं। चाहे भले 5 साल का समय पूरा हो जाए तो भी, लेकिन वो तब तक बने रहेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, 5 साल पूरा होते होते फिर राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं, लेकिन वो तब तक बने रहेंगे जब तक कि कोई नया राष्ट्रपति नहीं बन जाता या उनकी जगह पर नहीं बन जाता है। ये चीज होता है। अब कहते हैं कि शपथ ग्रहण, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, शपथ ग्रहण, ठीक है। कौन कराता है शपथ ग्रहण? भाई प्रधानमंत्री तो कराएंगे नहीं। तो सुनिएगा, जो उच्चतम न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो, या उनके जगह पर अगर वो नहीं है तो उनके जगह पर जो उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठ, या कहा जाए कि सबसे जो सीनियर न्यायाधीश होते हैं, वो क्या करेंगे,
इनको क्या करेंगे, शपथ ग्रहण कराएंगे। किसको, राष्ट्रपति को। फिर से सुनिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराने वाले कौन है, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। अगर वो उनकी अनुपस्थिति है तो उनके ही मतलब कहा जाता है कि उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठ जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराएंगे। ये चीज याद रखिएगा, ये चीज लिखने वाली चीज नहीं है, ये आपको समझने की चीज है, ये आपको क्या करने की चीज है, समझने की चीज है। फिर से सुनिएगा, अनुच्छेद 56 में पदावधि की बात की गई है। पदावधि का मतलब होता है जिस दिन से वो शपथ ग्रहण करेंगे उस दिन से उनका वर्ष शुरू हो जाएगा, 5 साल तक बने रहेंगे। और ये एक चीज ये भी है कि तब तक बने रहते हैं जब तक कि उनका कोई नया उत्तराधिकारी यानी उनकी जगह पर कोई नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता है। और इसके बाद मैंने कहा कि शपथ ग्रहण किसके समक्ष होता है, तो इनका शपथ ग्रहण किसके समक्ष होता है, तो मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के। और अगर नहीं है तो उनके जगह पर कोई जो सीनियर होंगे सबसे, उनसे शपथ ग्रहण कराया जाएगा। ये जो चुनाव होता है ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें हम आप भाग नहीं लेते हैं, यानी जनता भाग नहीं लेती है। ये अप्रत्यक्ष रूप से किया गया चुनाव है, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से किया गया चुनाव है। किसका बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति के पद अवधि की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति के पद अवधि की बात की जा रही है, ठीक है। आगे चलें, अब समझिएगा 50 ये चीजें हो गई। अब समझिएगा किसकी बात करने चल रहे हैं, 56 के बाद 57 की बात करने चल रहे हैं। किसकी बात करने चल रहे हैं, तो 57 की बात करने। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए देखिए, कुछ चीज़ें दोस्तों ऐसी होती है ना कि जो चीज़ों को कितना भी संभालिए वो समझता नहीं है, ठीक है। हम आज 10-15 दिन से देख रहे हैं कि मेरी वीडियो लगातार नहीं आ पा रही है, क्योंकि मेरी जो सेटिंग है, जो मतलब मैंने सेटअप लगाया है, वो सेटअप बार बार आप देख रहे होंगे कि वो घूम जाता है, वो टेढ़ा हो जाता है। पता नहीं कहाँ से क्या प्रॉब्लम है। मैंने बहुत मतलब लोगों को बुला कर दिखाया कि किस तरह से सेट किया जाए, हम लोग बहुत प्रयास किए, लेकिन ये अपने आप घूम जाता है, समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए, ठीक है। बहुत परेशान हूँ मैं इसको लेके, इसी वजह से वीडियो नहीं बना पाता हूँ, ठीक है। अब समझ में नहीं आ रहा था कि इसको किस तरह से करूँगा, तो मैंने क्या किया कि मैंने फिर से नया एक ट्राइपॉड क्या कर दिया है, ऑनलाइन मंगाया है। अगर हो सकता है वो लग जाए तो सही हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा परेशान मत होइएगा, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा इन सब चीज़ों को। मैं बार बार प्रयास करता हूँ, बार बार हिल जाता है, बार बार प्रयास करता हूँ, इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए ये देखिए, अब देखिए मैंने कह दिया 56 में पदावधि की बात कर दी, ठीक है। अगर हम दोहरा लें तो बहुत अच्छी बात होगी, तो आप जरूर दोहराइएगा, मैं भी दोहरा दूंगा आपको, लेकिन पहले आप दोहराइएगा कि 52 क्या है, राष्ट्रपति पद है। 53 क्या है, कार्य और शक्ति है। 54 क्या है बताइए भाई, 54 क्या है बताइए, बताइए 54 में क्या आता है। 53 हो गया, 54 में क्या आता है, 55 में क्या आता है, बताइए जल्दी जल्दी। तो चीज़ें क्या है, आप देखिए बार बार जब रिपीट करेंगे, सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, तभी आपको क्या है, चीज़ें क्लियर होंगी। अगर नहीं पढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर नहीं होने वाली हैं, चीज़ों को जान लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं, 56 हो गया तो 57 में चलते हैं। क्या है, देखिए 57 में कुछ नहीं है। 57 में बस इतना है, कह रहा है कि 57 जो है वो क्या है, पुनर्निर्वाचन, पुनः निर्वाचन है। क्या है, पुनः निर्वाचन। लेकिन ऐसी कंडीशन हमारे देश में नहीं आई है कभी भी, ठीक है। पुनः निर्वाचन की कंडीशन नहीं आई है, ठीक है, इसीलिए इसको जरूरत नहीं पड़ेगी। पूछ सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। अगर क्वेश्चन हट के बनना शुरू हुआ ना तो ये चीज़ें आ सकती हैं कि भाई ये बताओ कि पुनर्निर्वाचन वाली स्थिति या कौन से आर्टिकल में है, राष्ट्रपति के किस आर्टिकल में पुनर्निर्वाचन की बात कही गई है, तो वो क्या है आपका 57 है। कौन सा है, 57 में पुनः निर्वाचन की बात कही गई है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब हमें पढ़ना है अनुच्छेद, यानी कहा जा रहा है आर्टिकल 58 पढ़ना है। क्या पढ़ना है, 58 पढ़ना है, आर्टिकल 58 पढ़ना है। चलिए आइए, आपको मैंने बता दिया 57 पुनः निर्वाचन की बात किया हूँ, 58 की बात कर लूँ तो 58 में क्या है, राष्ट्रपति की योग्यता। क्या है, राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता। राष्ट्रपति की योग्यता क्या है भाई, सीधी सी बात है, भारत का नागरिक होना चाहिए पहला। ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए, उम्मीदवार, या लिख सकते हैं 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ठीक है। 35 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो, पूर्ण कर चुका हो, पहली चीज़ ये होनी चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, तो भारत का नागरिक हो गया, ये भी हो गया। फिर और क्या होना चाहिए, तो आपको बता दें कि कह रहा है कि
लोकसभा के, ठीक है, यानी लोकसभा में सदस्य बनने की योग्यता उसमें होनी चाहिए, लोकसभा में सदस्य बनने की योग्यता उसके साथ उसमें होनी चाहिए। किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने क्या कहा, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और मैंने क्या कहा, तो मैंने कहा लोकसभा के सदस्य को निर्वाचित किए जाने की योग्यता उसमें होनी चाहिए, यानी लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किए जाने की योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए या योग्य होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। और जिस समय राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बन रहा है उस समय पद ऐसा ना हो कि वो लाभ के पद पर हो, ठीक है, यानी किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, नहीं बहुत जरूरी है ना, ये नहीं है, ठीक है, बहुत जरूरी ये नहीं है। बस इतना याद रखिएगा कि आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यता की बात कही गई है, जिसमें भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। और मैंने बताया था, मैं वो फिर चीज़ें लेकर आ गया हूँ। देखिए अब मैं इसको आपको समझाऊंगा। इसी में अगर हम कह रहे हैं ना कि ये सारी योग्यता तो बहुत लोगों के पास है, काफ़ी लोग खड़े हो जाएंगे कि हम चुनाव लड़ेंगे, काफ़ी लोग खड़े हो सकते हैं, तो इसी को क्या किया गया है ताकि लोग मतलब ऐसे लोग आए जिनसे क्या हो सके कि इतना मारी मारा नहीं वाली बात ना आए। या क्या चीज़ होना चाहिए, तो देखिए क्या है, मैंने कहा था कि 50 प्रस्तावक और 50 क्या होना चाहिए, अनुमोदक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 क्या होने चाहिए, अनुमोदक होना चाहिए इस चुनाव के लिए। तो 50 प्रस्तावक कौन होंगे, तो सदस्य होंगे, वो भी कौन से सदस्य, निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। अनुमोदक भी जो होंगे 50 होंगे, वो भी कैसे होने चाहिए, वो निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, चाहे राज्यसभा, लोकसभा या राज्य के विधानसभा या पुडुचेरी या दिल्ली के विधानसभा के। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, तो ये चीज़ इसमें कही गई है। आपका अनुच्छेद 58 भी समाप्त हुआ, ठीक है। अब हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। चलिए अब देखिए, मैंने कहा कि आर्टिकल 56 की बात की थी मैंने, आर्टिकल 56 की बात की थी, तो उसमें क्या था, तो आपका 56 में था कि पद अवधि यानी कब तक वो बने रहेंगे, 5 साल की बात हुई थी। और कब से शुरू हुआ था मैंने बताया था। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपको उसी चीज़ में एक चीज़ बताया था कि शपथ की बात करें तो शपथ जो है वो आता है आपका अनुच्छेद 60 में आता है। अनुच्छेद 60 में शपथ की बात होती है, किसकी बात होती है, तो शपथ की बात होती है, यानी ओथ की बात होती है। और ये जो शपथ है ये कौन दिलाता है, मैंने उसी टाइम आपको बता दिया था कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो क्या करेंगे, इनको शपथ दिलाएंगे। ये 60 हो गया। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है 61, ठीक है, अनुच्छेद 61। देखिए हम क्या पढ़ने चल रहे हैं, तो अनुच्छेद 61 की बात करने चल रहे हैं, अनुच्छेद 61 की बात कर रहे हैं। ये अनुच्छेद 61 जो है ना वो राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करता है। क्या करता है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करता है। पहले सुन लीजिएगा, ठीक है, कहानी की तरह सुनिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखिए मैं कह रहा हूं कि महाभियोग के द्वारा क्या किया जाता है, तो राष्ट्रपति को हटाया जाता है। क्या किया जाता है, राष्ट्रपति को हटाया जाता है। महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है, वो है अनुच्छेद 61 सब टाइटल 1, ठीक है। ये चीज क्या है, इसे उल्लिखित किया गया है संविधान में, ठीक है, तो इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि ऐसी चीजें इतना आने वाला नहीं है। राष्ट्रपति को कब हटाया जा सकता है, जानते हैं, राष्ट्रपति को तब हटाया जाता है जब वो क्या करता है, संविधान का उल्लंघन करता है, संविधान की बातों को नहीं मानता, ठीक है, तब हम क्या कर सकते हैं, महाभियोग लाया जा सकता है। और क्या किया जा सकता है, तो परंतु लेकिन अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति को इस महाभियोग को लाने से मतलब 14 दिन पहले क्या कर दी जाती है, सूचना दे दी जाती है। कितने दिन पहले सूचना दी जाती है, तो 14 दिन पहले। पहली कंडीशन क्या है, जब राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता
है तब महाभियोग लाया जाता है। यह संसद के दोनों सदनों में से किसी के द्वारा लाया जा सकता है, किसी के द्वारा भी लाया जा सकता है। इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले दे दी जाती है। ठीक है, फिर से सुनिएगा। देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रपति संविधान का जब उल्लंघन करता है तो महाभियोग लाया जाता है संविधान, और कह रहा है कि यह संसद के दोनों सदनों में से किसी के द्वारा लाया जा सकता है, और इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही क्या कर दी जाती है, दे दी जाती है। ठीक है, और कैसी दी जाती है, तो लिखित रूप से यह सूचना दी जाती है। ठीक है, समझ में आई कि बात नहीं आई? ठीक है, जिस पर सदन के लिए, ठीक है, महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया जाता है, सदन के द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया जाता है, और इसमें याद रखिएगा कि 2/3 सदस्यों द्वारा यह पारित किया जाता है, 2/3 सदस्य द्वारा। ठीक है, नीचे इसके साथ ले लीजिए, मैं क्या कह रहा हूं, 2/3 सदस्यों द्वारा पारित किया जाता है, 2/3 सदस्यों द्वारा पारित किया जाता है। ठीक है, फिर से सुनिएगा, मैं फिर से सुना देता हूँ। महाभियोग की कंडीशन तब अप्लाई होगी जब वो क्या करेगा, राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, संसद के दोनों सदनों में से किसी से भी द्वारा लाई जा सकती है। उसके बाद क्या होता है, 14 दिन पहले लिखित रूप से क्या किया जाता है, सूचना दिया जाता है, जिस पर उस सदन का 1/4 जो होना चाहिए, मतलब कि इसमें 2/3 लोग पारित करेंगे। पहली चीज तो सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि 2/3 सदस्य द्वारा ये पारित किया जाएगा, लेकिन हस्ताक्षर कितने लोगों का होना चाहिए, तो हस्ताक्षर होना चाहिए 1/4 लोगों का, 1/4। इसमें भ्रमित मत होइएगा, 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर किस पर, जो महाभियोग लाया जा रहा है, जो 14 दिन पहले लिखित रूप से दिया जाएगा, उस पर कम से कम 1/4 लोगों का, सदस्यों का क्या होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए। बाद में होना चाहिए, वही भी बता देता हूँ, बाद में होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। ये जो 2/3 है, ये जब महाभियोग पारित हो जाएगा, ठीक है, संसद द्वारा पारित हो जाएगा, तब वहां पर 2/3 सदस्यों का पारित, मतलब वहां पर बहुमत मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन 1/4 लोग रहेंगे ना, तभी महाभियोग को अप्लाई करने की मत कंडीशन आ जाएगी। मतलब वो 1/4 लोग जो होंगे, अगर वो सहमत हो गए तो राष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी कि भैया 14 दिन पहले, 14 दिन पहले उनको सूचना दे दी जाएगी कि आपके खिलाफ महाभियोग होने वाला है। ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए क्या होता है कि महाभियोग अगर राज्य द्वारा, मतलब राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है लगा है, ठीक है, अगर वो साबित हो गया, और वो साबित करने के लिए 2/3 सदस्य चाहिए, 2/3 सदस्य चाहिए। अगर वो पारित हो गया, समझिए कि महाभियोग लग जाएगा। महाभियोग क्या हो जाएगा, लग जाएगा। और जब महाभियोग लग जाएगा तो राष्ट्रपति को हटना पड़ेगा, और जब राष्ट्रपति को हटना पड़ेगा तो 6 महीने के अंदर फिर क्या होगा, नया क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए 6 महीने के अंदर अंदर। ये चीज कहता है महाभियोग के बारे में। समझ में आएगा नहीं? तो ये आता है, महाभियोग की कंडीशन कब आती है, तो 61 में आती है। किस में आता है, 61 में आता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलिए इसका देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए देखिए, हो गया आपका, पता चल गया कि 61 क्या है, महाभियोग के बारे में है। अब हम लोग, मैंने कहा था कि आपको मैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, यानी उनके कार्य के बारे में, शक्ति के बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं आर्टिकल 53, जिसमें राष्ट्रपति का क्या कार्य है, क्या शक्तियाँ होती हैं, उनके बारे में। तो डालिएगा आराम से हेडिंग, आर्टिकल, ठीक है, 53, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। ठीक है, एक एक करके डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि जरूरी भी है। ठीक है, पहला है कार्यपालिका की शक्ति। क्या पढ़ने चल रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा सा अगर इसको हम लोग मिटा सकते हैं। पहला हो गया ना, पहला देखिए, अच्छा यहीं लिख देता हूँ, कार्यपालिका की
शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति। कार्यपालिका की शक्ति, पहला हम डाले हैं कार्यपालिका की शक्ति। क्या होता है? पहला होता है नियुक्ति की शक्ति। पहला क्या होता है? नियुक्ति, नियुक्ति की शक्ति। पहला क्या है? नियुक्ति की शक्ति। पहला क्या है? नियुक्ति की शक्ति। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। भाई नियुक्ति करते हैं, ठीक है, सीधी सी बात, क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। किन की करते हैं? प्रधानमंत्री की करते हैं, प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के सदस्यों की करते हैं, मुख्य न्यायाधीश यानी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, वित्तीय आयोग के जो आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं, कैग की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। यानी ये जो जितने मुख्य मुख्य पद हैं उनकी क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। उनकी क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? नियुक्ति करने का काम करते हैं। तो किनका किनका नियुक्ति करते हैं? मैंने आपको बता दिया कि नियुक्ति करने का काम ये करते हैं। किसका किसका नियुक्ति करते हैं? तो मैं लिखा देता हूँ आपको, आप परेशान नहीं होगा। देखिए, पहला करते हैं प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री क्या करते हैं? वह उनके मंत्रिमंडल का, पहला चीज प्रधानमंत्री का करते हैं, प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल का यानी मंत्री परिषद का करते हैं, फिर कैग का करते हैं, ठीक है, किसका करते हैं? फिर कैग का करते हैं, फिर किसका करते हैं? चुनाव आयोग के जो मुख्य निर्वाचन, चुनाव आयोग के जो चुनाव आयोग के, ठीक है, चुनाव आयोग के जो मुख्य आयुक्त होते हैं, ठीक है, उनका करते हैं। वित्त आयोग के करते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष का करते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष का करते हैं। फिर क्या है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सभी के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले ये बताइए, राष्ट्रपति क्या करते हैं? तो राष्ट्रपति इन इन लोगों की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर जो समझ लिया उसके लिए बहुत आसान है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, आगे देखते हैं। चलिए अब देखिए, ये हो गया नियुक्ति की बात। पहला क्या हुआ? नियुक्ति करते हैं। पहला क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। फिर क्या करते हैं? तो अंतर्राज्यीय परिषद के गठन करते हैं। अंतर्राज्य का गठन करते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का क्या करते हैं? गठन करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने का मतलब क्या होता है? तो अनुच्छेद 200 कितना होता है? तो अनुच्छेद 263 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत आता है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करना। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करना क्या होता है? तो अनुच्छेद 263 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत क्या आता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद की गठन करना। फिर वित्त आयोग, वित्त आयोग, वित्त आयोग, वित्त आयोग का गठन होता है किस अनुच्छेद के अनुसार होता है? तो 280, अनुच्छेद 280 की बात कर रहे हैं, 280। देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263, वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अनुसार करते हैं। फिर अनुसूचित जाति या अनुसूचित क्षेत्र को घोषित करना, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा करना या क्या करना? उसको मतलब बना देना, ठीक है, या उसको क्या कर देना? घोषित कर देना, ठीक है। घोषणा करना या घोषित करना किसका? अनुसूचित क्षेत्र को घोषित कर देना या उनकी घोषणा करना। अब जब ऐसे कर देंगे ना, तो वहाँ पर विशेष तौर से क्या किया जाएगा? सरकार के द्वारा ध्यान दिया जाएगा कि ये अनुसूचित क्षेत्र है, इस पर क्या करिए? विशेष रूप से ध्यान दीजिए, क्योंकि ये क्या हुआ है? पिछड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है? SC ST OBC आयोग का गठन या आयोग की जो भी नियुक्ति होती है यही करते हैं। कौन करते हैं? तो SC ST और OBC आयोग, ठीक है, आयोग, ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्हीं के हाथ में होती है। किसके हाथ में होती है? तो राष्ट्रपति। देखिए, पहला नियुक्ति करना, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करना 263 के अनुसार, फिर वित्त आयोग 280 के अनुसार, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना, फिर SC ST आयोग बनाना, ठीक है, इन्हीं के हाथ में होता है। अब देखिए विधायी शक्ति, देखिए अब हमको क्या पढ़ना है? कार्य ये तो हो गया। अब विधायी शक्ति देखिए, विधायी शक्ति किसकी बात करने चले हैं? विधायी शक्ति। विधायी शक्ति क्या होता है? तो कह रहा है कि संसद का ये अभिन्न अंग होते हैं, ठीक है, संसद का अभिन्न अंग होते हैं, अभिन्न अंग होना,
अंग, संसद का विभिन्न अंग होते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, कोई भी बिल, ठीक है, का हस्ताक्षर करना, उन्हें पास करना इनके हाथ में है, ठीक है, राष्ट्रपति की। अच्छा बता दें, कुछ कुछ ऐसे बिल होते हैं जो पास होने से पहले ही राष्ट्रपति के साइन, उस पर सिग्नेचर ले लिए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। और कुछ ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति उसको देखते हैं तब साइन करते हैं, ये चीज़ें देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। अब अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए संसद की दोनों सदनें ठप पड़ी हुई हैं या कह दिया जाए कि अथवा कर दिया गया, तो उस समय में क्या कर सकते हैं, अनुच्छेद 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत क्या कर सकते हैं, अध्यादेश ला सकते हैं, अध्यादेश ला सकते हैं, अध्यादेश ला सकता है। कौन ला सकता है, तो राष्ट्रपति जी ला सकते हैं, अध्यादेश ला सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अध्यादेश ला सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद क्या, 123, अनुच्छेद 123 के तहत क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति जी अध्यादेश लाकर कोई भी कानून को पारित कर सकते हैं, संसद को संबोधित करने का काम करते हैं, ठीक है, संसद को संबोधित करने का काम करते हैं, संसद को संबोधित करते हैं, बोधित करते हैं, ठीक है, संसद को संबोधित करते हैं, ठीक है। समझ में आई बात की नहीं आई, ठीक है। और सत्र, जो सत्र चलता है उसका भी क्या कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। कौन ले सकते हैं, तो राष्ट्रपति जी ले सकते हैं। पहले इसको देख लीजिए, ठीक है। अब आइए अगले पे चलते हैं। अगला क्या है हमारा, भाई ट्राइपॉड मेरा सही नहीं है, क्या बताएं हम, वित्तीय शक्ति। देखिए वित्तीय शक्ति, सॉरी, वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति में क्या होता है, जैसे धन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति से पूर्व ही क्या होता है, राष्ट्रपति की सहमति से पूर्व ही क्या हो जाता है, उस पर साइन कर लिया जाता है, ठीक है। अभी कह रहा है कि आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के हाथ में होता है, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक वर्ष क्या होता है, प्रत्येक वर्ष क्या करना, उसका मतलब कि उसका विवरण लेना, संसद के जरिए उसका क्या करना, विवरण लेना भी क्या आता है, इसमें किसमें आता है, वित्तीय शक्ति में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है अब, लेकिन अब जो चल रहा है वो देखिए न्यायिक शक्ति। क्या है, न्यायिक शक्ति, इसको हटा दीजिए, न्यायिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को याद रखना है आपको, न्यायिक शक्ति, ठीक है, न्यायिक शक्ति। क्षमादान वाला मैटर है, सुनिएगा ध्यान से। अनुच्छेद 32 के तहत क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। देखिए अनुच्छेद 72 के तहत, सॉरी, अनुच्छेद 72 के तहत क्या होना चाहिए, क्षमादान की शक्ति होती है, ठीक है, क्षमादान की शक्ति होती है। ठीक है, अनुच्छेद 72 के तहत क्या होना चाहिए, क्षमादान की शक्ति होनी चाहिए, ठीक है। और 143, अनुच्छेद 143 याद रखिएगा, अनुच्छेद, ठीक है, 143 के तहत राष्ट्रपति जो हैं, राष्ट्रपति जो हैं, जो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश से, मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन मानना न मानना उनके ऊपर डिपेंड करता है, मानना या न मानना उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी इन्हीं के तहत आती है, जजों की नियुक्ति, ठीक है, नियुक्ति, ठीक है, जजों की नियुक्ति भी इन्हीं में आती है। और सुनिएगा, अब मैं बात कर लूँ सैन्य शक्ति, ठीक है, सैन्य शक्ति, ये तीनों सेनाओं के क्या होते हैं, कमांडर होते हैं, ठीक है, या कहा जाए कि इन्हीं के हाथ में सारी चीजें होती हैं। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ये हो गया सॉरी, कह रहा है कि अनुच्छेद 72 के तहत क्या है, क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 143 के तहत क्या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकते हैं, मानना न मानना इनके हाथ में है। और उसके बाद इनकी नियुक्तियों के बारे में भी बात कही गई है। अब किसकी बात कर रहे हैं, सैन्य शक्ति की बात करने चल रहे हैं। देखिए, ठीक है,
शक्ति, सैन्य शक्ति की बात करें, सैन्य शक्ति का मतलब क्या होता है, तीनों सेनाओं का, चाहे जल हो, थल हो, चाहे क्या हो, वायु हो, इनके क्या होते हैं, ये अध्यक्ष होते हैं। पहली चीज एकदम साफ साफ, युद्ध और शांति की बात भी ये यहीं से पहल करते हैं, ठीक है। कौन करता है, राष्ट्रपति ही करते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, आपात शक्ति, किसकी बात करने चल रहे हैं, आपात शक्ति की, आपात शक्ति की, थोड़ा रुक जाइएगा। अब देखिए आपात शक्ति तीन तरह की लगती है, ठीक है। देखिए एक कह रहा है कि अगर हम बात करें अनुच्छेद 352 की बात करें, फिर अनुच्छेद 356 की बात करें, फिर अनुच्छेद 360 की बात करें, ये तीन तीन तरह के आपात लगते हैं। 352 कैसे लगता है, जब बाह्य युद्ध, ठीक है, या आक्रमण हो जाना या सशस्त्र विद्रोह हो जाना अपने देश में, तब वहां पर लगता है आपका अनुच्छेद 352, ठीक है। अनुच्छेद 352 ये कब कब लगा है सुन लीजिए। तो ये लगा है पहला 1962 में लगा है, ठीक है, 1962 में लगा है। फिर दूसरा कब लगा है, दूसरा लगा है आपका 1975 में लगा है। कब लगा है, सॉरी रुक जाइए, 1962 में लगा है। ये 1962 में कब लगा है, 1962 का क्या बात थी, तो 1962 की बात थी आपकी, मैं बता दूं तो 1962 में लगा हुआ है जब चीन ने आक्रमण किया था। 1971 में लगा हुआ है, फिर 1975 में लगा हुआ है। कौन लगा हुआ है, तो 352 लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है, जब हम क्या होता है बाह्य आक्रमण या बाह्य शक्तियों का हमारे यहाँ मतलब आक्रमण होना और सशस्त्र विद्रोह जो हो जाता, उसमें ये लगाया गया है। कौन सा लगाया गया, अनुच्छेद 352। 356 कब लगाया जाता है, जब राज्यों में संवैधानिक रूप से संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, काम करना ही बंद कर देता है, वहां पर नहीं हो पाता है, तब वहां पर राष्ट्रपति शासन लगता है। वो भी 356 के अनुसार लगता है। किसके अनुसार लगता है, 356। फिर से सुनिएगा, मैं कह रहा हूं कि जब राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब 356 लगता है। और एक है ये वित्तीय शासन, ठीक है, वित्तीय आपातकाल लगता है। तो ये वित्तीय आपात जो लगता है तब लगता है जब वित्त की समस्या आती है, यानी धन की समस्या आती है, तब अनुच्छेद 360 लगता है। और ये 2 महीने के लिए लगता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, हमारे भारत में ऐसा कुछ नहीं है, इसके लिए कोई जरूरी नहीं, क्योंकि हमारे भारत में ऐसा मतलब इस तरह के जो मतलब आपातकाल लगे हों, ऐसा कुछ नहीं। हमारे यहाँ ऐसा वित्त के लिए आपातकाल कभी नहीं लगा है, ठीक है। और ये तो लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, लेकिन ये ऐसा ये है 360 पूछ सकता है, तो ये कभी नहीं लगाया गया है, ठीक है। ऐसी समस्या हमारे यहाँ नहीं आई है। अब लास्ट देखिएगा, एक है बहुत इंपॉर्टेंट, वीटो शक्ति। क्या है, वीटो शक्ति। वीटो शक्ति, वीटो शक्ति क्या होता है, देखिए जब भी किसी मतलब संसद द्वारा, दोनों संसदों द्वारा जो भी कोई भी बिल पारित होता है, ठीक है, और उसमें राष्ट्रपति की असहमति रहती है, तो उसमें क्या कर सकता है, तो अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 111 के तहत क्या राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उस बिल को अपने पास रख सकता है। यानी आप क्या कर सकते हैं, उसको पारित नहीं कर सकता है। इसी को कहा जाता है, इसी को पॉकेट वीटो कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, पॉकेट वीटो। और वो तब तक रख सकता है जब तक उसको इच्छा हुई, तब तक वो रख सकता है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आगे पहले भविष्य मतलब क्या कहते हैं भूतकाल में हुई हैं, ठीक है। तो ये है आपका वीटो पावर। आप सिर्फ याद रखिएगा अनुच्छेद 111 के तहत, अनुच्छेद 111 के तहत ये इनके पास राष्ट्रपति के पास साहस मतलब है या ताकत है कि वो क्या कर सकते हैं, किसी भी बिल को पारित होने से रोक सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। ये रहा आपका राष्ट्रपति का बात हो गया। देखिए कह दिया ना कि थोड़ी कुछ प्रॉब्लम है, जो मेरा सेटिंग नहीं बैठ रहा है, इस वजह से ऐसी चीज़ें हो रही हैं। आप लगातार मेहनत करते रहिए, मैं भी प्रयास करूंगा कि इसको जल्दी जल्दी सही करा लूँ, ताकि आपको मैं पढ़ा सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।